नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत बीएसएफ को अब और अधिकार दिए गए हैं। तो वहीं पंजाब में अब बीएसएफ के अंदर 50 किलोमीटर का एरिया आएगा, जिसको लेकर बीएसएफ किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी या तलाशी कर सकती है। लेकिन इस फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है, तो वहीं कई नेता इसको ठीक फैसला भी बता रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के पास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले 3 नए राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर की सीमा तक गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती करने की शक्ति होगी। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन गिराए जाने से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में इस विस्तार को प्रेरित किया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। रणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने की सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। हालांकि अब तक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी जिलों के जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी डीसी को ये आदेश दिए हैं कि किसानों की जमीन में जो जल भराव हुआ है उसके जल्द प्रबंध किए जाएं, ताकि किसान अगली फसल की बिजाई कर सके। मुख्यमंत्री ने डीसी को कहा है कि बिजली विभाग के साथ बातचीत करके 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करके और वाटर पंप लगाकर जो जल निकासी है उसका प्रबंध करें, ताकि किसान अपनी फसल की बिजाई समय पर कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समीक्षा बैठक के दौरान मंडियों में जो फसल की खरीद हो रही है उसका भी जायजा लिया है और जरूरी हिदायतें जारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ ही किसानों की जो पराली है उसके लिए उचित प्रबंधन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, ताकि इससे किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के बीच अब जुबानी जंग भी तेज नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की तरफ से मंडी संसदीय सीट पर जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है उसके बीच बयानबाजी कहीं ना कहीं सेना के लिए भी की जा रही है, जिसको लेकर मुंह तोड़ जवाब अब जनता देगी। क्योंकि सेना के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना कहीं ना कहीं जनता को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसके साथ ही भाजपा ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक मुद्दे को लेकर चुनावी रण में जा रही है। वो मुद्दा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने वार करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे न होने के कारण इस तरह से मुद्दों को ले जाया जा रहा है, क्योंकि 3.5 साल के अपने सत्ता में रहते हुए क्या ये मुद्दे अभी पनपे हैं या इससे पहले से ये मुद्दे चले आ रहे हैं। इन चीजों के ऊपर भी कांग्रेस को एक बार विचार कर लेना चाहिए। भाजपा पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान का साफ तौर पर कहना है कि अब भाजपा की सरकार जो कि 3.5 साल से सत्ता में है हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे में पूरी तरह से कार्यकाल को विफल बताया है। वहीं भाजपा की तरफ से जो टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब अब जनता देने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से जहां एक तरफ भाजपा अपनी 4 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहां कांग्रेस की तरफ से भी जीत का दावा किया जा रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में अब ये जुबानी जंग किस तरह से चलती है। आर्यन खान की जो तकलीफ है वो लगातार बढ़ रही है। आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पे आज मुंबई सेशन कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं सुनवाई शुरू थी। एनसीपी के जो वकील है लगातार ये बेल का विरोध कर रहे थे और लगातार उनका साफ तौर पे ये कहना था कि आर्यन खान और अरबाज खान के जो लिंक है
ये विदोष से जो जुड़ते हैं और आने वाले वक्त के अंदर एनसीबी को और भी इंक्वायरी करनी है और भी चीज़ों का खुलासा करना है। अभी तक का क्रूज केस के अंदर एनसीबी ने 20 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और आज जो सेशन कोर्ट के अंदर जो दोनों तरफ से जो बहस चली, लगातार जो जज थे वो दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद अपना जो फैसला है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित कर दिया है। अब आने वाली 20 तारीख को आर्यन खान का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा, लेकिन आर्यन खान को इस 20 तारीख तक का कहीं ना कहीं जो अथर रोड जेल है उसी में रहना पड़ेगा। हालांकि अथर रोड जेल के अंदर आर्यन खान की जो तकलीफें हैं वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आर्यन खान जैसा एक सेलिब्रिटी कभी अथर रोड जेल देखा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या आर्यन खान को जो बेल एप्लीकेशन है उनको उस तारीख को बेल मिलती है, ऑर्डर में क्या बेल मिलती है कि नहीं मिलती है, या आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अंकित दास को कल गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी टीम के संयुक्त अभियान में अंकित दास, उनके ड्राइवर शेखर और उनके गनर अल्ताफ के साथ में गिरफ्तार कर लखीमपुर लाया गया था। वहां कोर्ट में दाखिल करने के बाद उनको जिला जेल भेज दिया गया था। आज रिमांड होने पर उनको लेके 1 घंटे के लिए क्राइम ब्रांच में दफ्तर में उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां पे 1 घंटे पूछताछ करने के बाद एसआईटी टीम के द्वारा उनको घटना स्थल तिकोनिया के लिए रवाना किया गया। उनके साथ में आशीष मिश्रा मोनू भी थे। घटना स्थल पहुंचने के बाद जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, एसआईटी की टीम थी, भारी पुलिस बल के मौजूदगी में उनको 3 रिएक्शन का कराया गया। कराए जाने के बाद अलग अलग बयान दर्ज किए गए। अलग अलग बयान दर्ज होने के बाद उन चारों को फिर एक साथ सामने लाके उनके बयानों के बाद में पूछताछ की गई, जिससे निकल के ये आ रहा है कि अंकित दास का कहना है कि उस समय पर आशीष मिश्रा और मोनू घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो गाड़ी चला रहे थे या तो आशीष मिश्रा चला रहे थे या फिर उनका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन सुमित का नाम आगे आ रहा है कि सुमित गाड़ी चला रहा था। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की टीम जो गठित की गई है उसके और क्राइम ब्रांच के द्वारा क्या आशीष मिश्रा को क्लीन चिट मिल पाएगी। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी छवि बागी नेता की बनती चली जा रही है। पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कई मसलों को लेकर पत्र लिखने और लखीमपुर खीरी की घटना पर विरोध जताने के बाद आज एक बार फिर ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए वरुण गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से मौजूदा सरकार की तुलना की है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने मौजूदा सरकार को किसानों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर घेरा है। ऐसे में वरुण गांधी अब बागी होते चले जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी कार्यकारिणी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक बार फिर से समर्थन किया है। गुरुवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बता दिया कि सरकार किसानों के आंदोलन का दमन कर रही है और ऐसे में वो अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ खड़े रहेंगे। सरकार किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके चलते किसानों में भारी रोष नजर आ रहा है। कहीं कहीं तो किसान लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं तो कहीं आपस में भिड़ते भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। किसानों को इस बात की भी परेशानी है कि अगर समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हुई तो उनकी फसल का क्या होगा। जनता पर लगातार महंगाई की मार जारी है। 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 35 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में भी पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता को रुलाना शुरू कर दिया है। इस महीने लगभग हर रोज इनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की नई कीमतें जारी करते हुए गुरुवार को फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा कर दिया।
14 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर पर टिका हुआ था। वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो 93 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर है। इस महीने की बात करें तो 4, 12 और 13 अक्टूबर को छोड़कर बाकी दिन तेल महंगा हुआ। देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया। आम जनता के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ ही रहे हैं। इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी के दाम भी हाल ही में बढ़े थे और इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और यही वजह है कि आम लोगों को भारी परेशानी का सामना इन सब के बीच करना पड़ रहा है। यानी कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है और यही वजह है कि आम लोगों को इन दिनों मुसीबत हो रही है। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको पेट्रोल और डीजल की चिंता सताती है, लेकिन अगर घर के अंदर वो रहते हैं तो रसोई गैस के दाम, पीएनजी के दाम उन्हें सता रहे हैं। इसके साथ ही सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। सवाल यही है कि आम जनता को इस महंगाई से राहत मिलेगी तो कब मिलेगी। मानसून का सीजन शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के उपाय शुरू कर लिए जाते हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए इस तरह के उपाय अपनाएं और डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा कर के जो कूलर और जहां भी पानी खड़ा होता है उनको खाली करवाते हैं ताकि डेंगू और मलेरिया न फैले। और लेकिन बावजूद इसके महम एरिया के गाँव में काफ़ी संख्या में आजकल डेंगू के मरीज आ रहे हैं और यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू और मलेरिया के मरीजों के उपचार के इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। और खेड़ी महम के दरमार्द हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ 14 से अधिक मरीज फिलहाल दाखिल हैं जिनको डेंगू है और यहाँ पर कृष्ण कुमार लांबा चिकित्सक उनका उपचार कर रहे हैं। यमुनानगर में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिस का नशा मुक्ति अभियान। इसको लेकर जहां जिला सचिवालय में एक अहम बैठक की गई, वहीं आज से ड्रग डिटेक्शन हेल्पलाइन की भी शुरुआत की गई। इस हेल्पलाइन पर नशे से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई नशे की लत छुड़वाना चाहता हो वो भी इस नंबर पर संपर्क कर जानकारी दे सकता है। वहीं यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने आज की बैठक में आए युवाओं का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, हम लोग इनको पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जो समाज सेवी संस्थाएं साथ जुड़ी थी, उनके सहयोग से 35 लोगों की पहचान की गई है जो कि नशे की लत में हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। इनमें से 21 लोग आज बैठक में आए जिनसे आज बातचीत की गई और इन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा और आज से ही इनका इलाज शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज सेवी संगठन की जो है काबिले तारीफ हैं जिन्होंने मेहनत की और इन लोगों की पहचान की। वहीं सीएमओ ने बताया कि इनके लिए 2 दिन विशेष रूप से ओपीडी चलाई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। कैथल रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों का ये भी आरोप था कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार बसों की संख्या में इजाफा नहीं कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 7 सालों में रोडवेज के बेड़े में एक भी बस को बढ़ावा न देना सरकार की मंशा दर्शाती है कि कहीं ना कहीं सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वो सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी। दशहरे को लेकर के भिवानी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले बन करके तैयार हो, जिन्हें कल फूंका जाएगा। 2 साल तक कोरोना होने के कारण भिवानी के अंदर रावण दहन दशहरे पर नहीं हो सका था, लेकिन अब की बार प्रशासन की छूट मिलने के बाद इस बार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले फूंके जाएंगे। इस मौके पर भिवानी में रामलीला का भी आयोजन होगा और उसके बाद इन तीनों पुतलों को आग लगा दी जाएगी। लोगों के आकर्षण के केंद्र होने के कारण
रावण का पुतला 100 फुट का बनाया गया है, वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी अच्छी खासी ऊंचाई पर है। दक्षिणी हरियाणा के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि में भी यहाँ की सरसों की पैदावार है। अगर किसान के यहाँ सरसों और गेहूं की फसल होती है तो आगामी योजनाएं भी उसी पर निर्भर करती है। अगर घर में शादी है या बच्चों की पढ़ाई है, अगर फसल अच्छी होती है तो सब योजनाएं किसानों की उस पर निर्भर है। इस समय किसानों की बिजाई का काम शुरू है, सरसों की बिजाई का काम है और किसानों को डीएपी खाद की इस समय सख्त जरूरत है। ठीक मेरे पीछे मार्केटिंग सोसाइटी का एक कार्यालय है, जहां पर हजारों की संख्या में कल भी किसान आए थे और आज भी भारी संख्या में किसान और महिलाएं हैं, यहां खाद लेने के लिए आए हैं। लेकिन खाद नहीं मिलने के कारण आप देख सकते हैं कि किसानों की नाराजगी कितनी बढ़ गई है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी खुलकर यहाँ की जा रही है। किसानों की माने और महिलाओं की माने तो बगैर खाद के उनकी फसल की पैदावार नहीं हो पाएगी और अगर फसल की पैदावार नहीं हुई तो उनका जीना भी यहाँ दुभर हो जाएगा। अब देखना होगा कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए डीएपी खाद की क्या व्यवस्था करती है या फिर ऐसे ही किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा। सोनीपत में लगातार लोगों में सहनशीलता कम होती जा रही है और इसी के चलते आज 2 बच्चों के बीच आपसी लड़ाई हुई और लड़ाई के बीच जो है परिवार आमने सामने हो गए और भिड़ने के कारण जहां मौके पर लड़ाई हुई और दोनों पक्षों में लड़ाई होने के बाद एक बुजुर्ग महिला की जो है मौत हो गई है। हालांकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल है। फिलहाल जो है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में भेजकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और वहीं उनके बेटे जितेंद्र के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन जिस प्रकार से 2 गुटों में आपसी बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी को लेकर मौत का मामला सामने आया है, फिलहाल पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुंडरी का यह मोहना गांव है और यह वही जगह है जहां अष्टमी की रात को एक कन्या का कत्ल किया गया, उसके साथ एक अबला का भी कत्ल किया गया। यह मानवता के लिए नहीं, समाज के लिए भी शर्म की बात है जब रात को एक निरीह परिवार में एक जहां कोई आदमी नहीं है 2 बच्चों और एक औरत का कत्ल किया गया, जिसमें एक बच्चे को बचा लिया गया लेकिन एक निरीह कन्या 8 वर्षीय कन्या वो 37 वर्षीय औरत का कत्ल कर दिया गया। यह मानवता के लिए नहीं, समाज के लिए शर्म की बात है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।